ओके तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखा था कि नर्स की ओपीडी में, आईपीडी में या आईसीयू में नर्स की क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसे क्या क्या काम करने होते हैं। ठीक है, अब आज ये हमारा प्रीवियस टॉपिक था, यूनिट 1 ही रनिंग में है। आज हम लोग देखेंगे मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। ठीक है, देखो कुछ यहाँ पे अपन तीनों वर्ड को अलग अलग पहले समझते हैं, फिर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मेडिकल का मतलब होता है कि जब हम कोई इंसीजन नहीं करते, है ना, जब हम कोई पंचर नहीं करते स्किन में, या हम कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, तो उन प्रोसीजर्स को अपन क्या बोलते हैं, मेडिकल मेडिकल प्रोसीजर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेडिकल का मतलब ये है कि कोई पंचर नहीं किया गया स्किन में, ठीक है, कोई सर्जरी नहीं हुई है, ठीक है, बस छोटे मोटे प्रोसीजर। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एक नर्स है, ठीक है, एक नर्स है, ठीक है, वो वाइटल साइन चेक करने जा रही है। ठीक है, तो वाइटल साइन चेक करना, ठीक है, वाइटल साइन में वो टेम्परेचर देखेगी, बीपी, पल्स, प्रेशर सब देखेगी। ठीक है, तो वाइटल साइन चेक करना एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप ना कोई स्किन पंचर करते हो, ना इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है कि भाई इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं या रिस्क ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उन प्रोसीजर्स में है जिसमें आपको इन्फेक्शन के रिस्क कम मिलेंगे। तो यहाँ पे हम मेडिकल एसेप्सिस की जब बात करेंगे, ठीक है, जब अपन आगे मेडिकल, यहाँ पे अपन इस टॉपिक के अंदर अपन दो चीजों की बात करेंगे, एक मेडिकल एसेप्सिस के बारे में बात करेंगे, एक सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में बात करेंगे। अब पहले तो मैं आपको एसेप्सिस भी समझा देती हूँ, ठीक है, कि एसेप्सिस क्या होता है, फिर इस एसेप्सिस को हमें सर्जिकल कंडीशन में और मेडिकल कंडीशन में अप्लाई करना होता है। पर पहले ये बता देती हूँ कि मेडिकल यहाँ पे क्या है, मेडिकल मतलब जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम है, बहुत ज्यादा बोलना चाहिए पंचर नहीं कर रहे। अब जैसे सपोज एक नर्स एक है, ठीक है, वो ना बेटा फर्स्ट यूनिट है ये, यूनिट 1, ठीक है, अगर सपोज एक नर्स है, ठीक है, वो लंबर पंचर में असिस्ट कर रही है। ठीक है, लंबर पंचर क्या होता है मैं बताती हूँ। लंबर पंचर में पेशेंट के जो स्पाइन रहता है, ठीक है, बैक जो स्पाइन रहता है, वहां से सीएसएफ फ्लूइड निकालता है, फिजिशियन निकालता है, ये नर्स नहीं करती है, सुन लेना ध्यान से। नर्स सिर्फ क्या करती है, असिस्ट करती है। ठीक है, वो क्या करती है, असिस्ट करती है। अब ये प्रोसीजर कितना डेलिकेट है, मतलब एक तो तुमने पंचर किया, ठीक है, स्किन से पंचर करते हुए, ठीक है, सारी लेयर से पंचर करते हुए तुमने जो उसकी मैनेजेस होते हैं, जो ब्रेन के मैनेजेस होते हैं, तुमने उसको पंचर किया और वहां से तुम फ्लूइड निकाल रहे हो। तो मतलब ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें तुम्हें ज्यादा बोलना चाहिए कि इन्फेक्शन से चांसेस ज्यादा है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। तो सर्जिकल एसेप्सिस हम तब अप्लाई करते हैं जब हम कोई ऐसा प्रोसीजर करें जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और मेडिकल एसेप्सिस हम तब अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब अपने को छोटा मोटा कोई प्रोसीजर करना हो जिससे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन ना ट्रांसमिट होता हो, ना पेशेंट को होता हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम मेडिकल एसेप्सिस करते हैं। लेकिन एसेप्सिस का मतलब क्या है, ये एसेप्सिस वर्ड हम अपन मेडिकल के साथ भी लगा रहे हैं और अपन सर्जिकल कंडीशन के साथ भी लगा रहे हैं। एसेप्सिस का मतलब होता है कि हम एक ऐसी कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है, जहां पे कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं बोल रही हूँ कि एसेप्सिस मेंटेन करो, ठीक है, मैं कह रही हूँ इस वार्ड में एसेप्सिस मेंटेन करो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको उस वार्ड में वो सारी चीजें करनी है जिससे वहां पे प्रेजेंट जितने भी पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, डिसीज कॉजिंग। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, डिसीज कॉजिंग। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करेंगे उनको वहां से हटाना। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आईसीयू में एसेप्सिस मेंटेन करो, ठीक है, आईसीयू वार्ड में एसेप्सिस मेंटेन करो, मतलब आपको वहां पे वो सारी चीजें, चाहे वो क्लीनिंग हो, स्टरलाइजेशन हो, डिसइंफेक्शन हो, वो सारी चीजें करो जिससे वहां पे क्या हो, कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। ठीक है, या वहां पे कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो जो डिसीज कॉज करे। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन आपको समझ में आई कि एसेप्सिस क्या होता है। एसेप्सिस एक कंडीशन है, ठीक है, हम एक कंडीशन बना रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां पे कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, एसेप्सिस बेसिकली एक प्रैक्टिस है,
ऐसा नहीं कि एसेप्सिस खुद ही हो जाता है, आपको एसेप्सिस वाला जो इन्वायरमेंट है, एसेप्सिस वाली जो कंडीशन है वो लानी पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि एक कमरा खुद ही साफ हो जाए तो वो होगा क्या? नहीं, उसको साफ करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि आईसीयू में एसेप्सिस मेंटेन करो, तो उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी होंगी। ठीक है, वो मैं बताऊंगी क्या क्या प्रैक्टिस होती है। ठीक है, क्या क्या प्रैक्टिस करने से हम एसेप्सिस मेंटेन कर सकते हैं, तो आपको वो सारी प्रैक्टिसेस करनी होंगी। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, वहां से मिनिमाइज, या तो आप कम कर पाओगे या तो आप वहां पे पूरा खत्म कर पाओगे। देखो, दो ही चीजें हो सकती है, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वहां पे जो इन्फेक्शन का जो दर है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हमको पता है कि जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अगर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेट मतलब हटा दें, या उनके उनके नंबर को कम कर दें, मिनिमाइज कर दें, तो उससे हम इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस, एसेप्सिस वाली जो प्रैक्टिस है, ये स्पेशली हम कब करते हैं? सर्जरी के टाइम पे करते हैं, जब इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सर्जरी में ही क्यों इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं? कोई मुझे बता पाएगा कि पेशेंट, अगर एक एग्जाम, दो कंडीशन है, पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, ठीक है, या पेशेंट जनरल वार्ड में एडमिट है, ठीक है, और एक पेशेंट है जिसको सर्जरी वार्ड में सर्जरी वाले ओटी में लेके जा रहे हैं उसका सर्जरी करने के लिए, तो कहाँ पे एसेप्सिस ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैंने बोला कि एक पेशेंट जनरल वार्ड में एडमिट है, पेशेंट 1, ठीक है, और एक पेशेंट को सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं, ओटी लेके जा रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कहाँ पे एसेप्सिस ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है? जनरल वार्ड में, या फिर जहां आप सर्जरी के लिए पेशेंट को ले जा रहे हो, जहां पे उसका सर्जरी होगा, वहां पे ज्यादा जरूरत है? और क्यों? क्यों के साथ बताना। ठीक है, चलो जवाब दो सारे। कुछ ना कुछ दिमाग से सोचो मैं क्या पूछ रही हूँ या क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? ओटी में, ठीक है, गोविंद बोलता है कि ओटी में होना चाहिए। क्यों? क्यों ओटी में होना चाहिए? क्यों का भी जवाब दो साथ में। ओटी में तो होना चाहिए, चलो ठीक है, सही आंसर है। क्यों होना चाहिए ज्यादा एसेप्सिस वहां पे मेंटेन? बताओ। बाकी लोग बताओ। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो, कोई भी सर्जरी, ठीक है, बिना इंसीजन के नहीं होती। मतलब शरीर में एक भी कट ना लगा हो, ठीक है, एक भी चीरा ना लगा और सर्जरी हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर हम लेप्रोस्कोपी भी करते हैं, मतलब अगर अपन दूरबीन वाली भी सर्जरी करते हैं, तो उसमें भी 3 से 4 छेद होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जिसमें स्किन पंचर नहीं होती, हर सर्जरी में स्किन पंचर होती है। किसी सर्जरी में ज्यादा, हाँ ठीक है, समझा रही हूँ, किसी सर्जरी में ज्यादा स्किन पंचर होती है, किसी सर्जरी में कम स्किन पंचर होती है। अब आपको पता है कि स्किन क्या है? स्किन हमारा बैरियर है। ठीक है, स्किन क्या है? हमारा एक बैरियर है जो हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंट्री होने से रोकता है। अब सर्जरी के दौरान उसी स्किन को क्या कर दिया है? पंचर कर दिया है। मतलब सपोज यहां से उसको पंचर कर दिया है, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ी आसानी से क्या हो सकता है? बॉडी के अंदर जा सकता है। मतलब उसको एक तरीके से तुमने घर का गेट ही तोड़ दिया है। ठीक है, तुमने घर का गेट तोड़ दिया तो कोई भी चोर बड़ी आसानी से अंदर आ जाएगा। ऐसे ही तुमने स्किन को ही पंचर कर दिया है, स्किन में इंसीजन कर दिया है, तो इन्फेक्शन बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा? अंदर चला जाएगा, है ना? तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी हम सर्जरी वाले पेशेंट या सर्जिकल रूम में या ओटी में, हमें ज्यादा एसेप्सिस, हाँ, इन्फेक्शन को रोकती है स्किन। ठीक है, तो बेसिकली, लेकिन सर्जरी में तो स्किन पंचर होगी, स्किन एक्सपोज करेगी बॉडी को। ठीक है, स्किन को पंचर करके बॉडी को एक्सपोज करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये लाइन मेंशन की है कि स्पेशली इन द सर्जरी हमको ये एसेप्सिस वाली जो प्रैक्टिस है वो मेंटेन करना जरूरी है। अब क्लियर है? नेक्स्ट, ये स्लाइड क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड में मूव करें?
कोई डाउट है कि एसेप्सिस क्या होता है? एसेप्सिस एक प्रैक्टिस है, मतलब ये हम कुछ तरीके अपनाते हैं जिससे हम आसपास के एनवायरमेंट में या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर कम करते हैं, ठीक है, ताकि हम इन्फेक्शन को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। और ये ज्यादातर जो सर्जरी के टाइम पे जैसे ओटी वगैरह पे, उन सब जगहों में इसका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस वहां पे की जाती है। आईसीयू में की जाती है क्योंकि वहां पे भी क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। जनरल वार्ड वगैरह में एसेप्सिस मेंटेन होता है, लेकिन वहां पे मेडिकल एसेप्सिस मेंटेन होता है। लेकिन जैसे जहां सर्जरी है, जैसे ओटी वगैरह है, जहां सर्जरी होनी है या सर्जरी वाला पेशेंट वहां पे रहने वाला, तो वहां पे सर्जिकल एसेप्सिस होगा, ठीक है। हाँ, आईसीयू में भी सर्जिकल एसेप्सिस मेंटेन करते हैं क्योंकि वहां पे क्रिटिकल पेशेंट होते हैं। जनरल वार्ड में, ओपीडीज वगैरह में वहां पे मेडिकल एसेप्सिस से भी काम चल जाता है। अब मैं आगे समझाऊंगी आपको, ठीक है, कि एसेप्सिस मेडिकल क्या होता है और सर्जिकल क्या होता है। पहले ये समझ लो कि एसेप्सिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। याद रखना बेटा, ये जो क्वेश्चन है, पहले तो ये समझ लो, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा है, सिर्फ एसेप्सिस लिख देता है, ठीक है, तो भी आपको पूरा लिखना है। कई बार सिर्फ मेडिकल एसेप्सिस पूछता है, ठीक है, और कई बार सिर्फ सर्जिकल एसेप्सिस पूछता है, और कई बार दोनों के बीच में सिर्फ डिफरेंस पूछता है कि सर्जिकल और मेडिकल एसेप्सिस के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है मैंने बताया वो 4 तरीके से बन सकते हैं, या सिर्फ एसेप्सिस के बारे में पूछेगा, या सिर्फ मेडिकल एसेप्सिस, या सिर्फ सर्जिकल। आएगा शॉर्ट नोट ही आएंगे इसके, ठीक है, लेकिन लॉन्ग आंसर नहीं आएगा, आएंगे शॉर्ट नोट ही, या फिर डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, नोट कर लेना। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो भी हम एसेप्सिस कर रहे हैं, चाहे हम मेडिकल एसेप्सिस कर रहे हैं, चाहे हम सर्जिकल एसेप्सिस कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, क्यों हम एसेप्सिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं एंट्री और स्प्रेड। मतलब ना वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, ना वो अपनी गिनती बढ़ाएगा, ना वो स्प्रेड होगा। स्प्रेड का मतलब ये है कि भाई एक वार्ड में, जैसे मान के चलो कि आईसीयू में ही 10 पेशेंट है, अगर एक पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है तो चांसेस है कि वो दूसरे पेशेंट को भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग एक ही रूम में रह रहे हैं, ठीक है, एक ही नर्स होगी या 2 ही नर्स होंगी जो सबकी केयर कर रही है, तो क्रॉस ट्रांसमिशन होता है ना। तो लेकिन अगर इसको रोका जा सकता है, कैसे रोकेंगे, अगर हम एसेप्सिस मेंटेन कर रहे हैं, मतलब हम प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हैं, डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, हैंड हाइजीन कर रहे हैं, ये सारी चीजें एसेप्सिस के अंदर पड़ेंगे अपन। अगर हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ एंट्री नहीं रोक रहे, मतलब हम वहां पे सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने से नहीं रोक रहे, उसको फैलने से भी रोक रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे अगर आप हॉस्पिटल, बेसिकली हॉस्पिटल में ही हम एसेप्सिस मेंटेन करते हैं, वहीं पे पेशेंट होते हैं, वहीं सर्जरी होती है, तो अगर हम एसेप्सिस मेंटेन करते हैं तो नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। अब ये नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन को समझना, जो इन्फेक्शन आपको हॉस्पिटल से मिला है, मतलब जैसे मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, एक पेशेंट था, ठीक है, वो पेशेंट पेट दर्द के नाम से गया, मतलब उसे एब्डोमिनल पेन था, ठीक है, उसे एब्डोमिनल इन्फेक्शन था, ऐसे मान लो कि उसके पेट में एब्डोमिनल इन्फेक्शन था, ठीक है। वो हॉस्पिटल गया और 5-10 दिन के लिए एडमिट हुआ, ठीक है, 5 to 7 डेज के लिए वो क्या हुआ, एडमिट हुआ, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन बाद या 48 घंटे के बाद, बेसिकली 48 घंटे के बाद ही ऐसा होता है, ठीक है, 48 घंटे के बाद उसको निमोनिया डायग्नोस हो गया, ठीक है, मतलब उसके लंग में भी इन्फेक्शन निकला। मतलब जब वो आया था तब उसका लंग अच्छा खासा था, कोई इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन जब वो हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और शायद उसको इतना एसेप्सिस नहीं मिला, या उसको इतना अच्छा इन्वायरमेंट या अच्छा क्लीन साफ सफाई नहीं मिली, तो उसको निमोनिया हो गया, ठीक है। मतलब जब वो आया था तब उसको निमोनिया नहीं था, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल में रहा उसको निमोनिया हो गया। तो ये जो निमोनिया वाला इन्फेक्शन है, ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाएगा। क्यों नोजोकोमियल कहलाएगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन उसको हॉस्पिटल से मिला है, ठीक है। तो लेकिन ये गलत चीज है भाई, पेशेंट अगर एक बीमारी से आया है तो हमें उसे दूसरी बीमारी तो नहीं देनी है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। इसको कैसे रोका जा सकता है, अगर एसेप्सिस मेंटेन किया जाए, मतलब
अगर वार्ड में प्रॉपर क्लीनिंग की जाए, प्रॉपर एसेप्सिस वाला कंडीशन लाया जाए, तो हम पेशेंट को नोजोकोमियल इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो रिड्यूस कर सकते हैं। अब समझ में आया कि एसेप्सिस क्यों करते हैं, ताकि पेशेंट को एक और इन्फेक्शन हॉस्पिटल से ना मिले। ठीक है, टू प्रमोट सेफ एंड हाइजीनिक पेशेंट केयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, मतलब एसेप्सिस में अगर आप एसेप्सिस मेंटेन करते हो तो आप पेशेंट को एक ऐसी केयर दे पाते हो जो उसके लिए सेफ है, क्योंकि उसको इन्फेक्शन नहीं हो रहा। हाइजीनिक मतलब साफ सफाई है। ठीक है, तो बेसिकली आपको एसेप्सिस के थ्रू आप पेशेंट को कैसी केयर दे रहे हो, सेफ और हाइजीनिक केयर दे रहे हो। ठीक है, और जितने भी इन्वेजिव प्रोसीजर है, अच्छा इस इन्वेजिव मतलब दो टाइप के प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे समझाती हूँ तब समझ में आएगा, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। बताए क्या होता है, किसी को आइडिया है इसका? इन्वेजिव प्रोसीजर और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर क्या होते हैं? एनीवन फ्रॉम द क्लास बताओ, इन्वेजिव प्रोसीजर और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर क्या होता है? बोलो, किसी को पता है? थोड़ा सा क्लास में इंटरेक्शन करो तो आपको भी मतलब अच्छा लगेगा क्लास अटेंड करने में। समझ में आ रही है मेरी क्लास कि नहीं आ रही है, वो भी बताओ कि मैडम आपका ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा पढ़ाने का, या कुछ चेंजेस करने हैं, या कुछ भी, एनीथिंग। बड़े फ्री होके आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो अगर मेरे साइड से पॉसिबल होगा तो मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ, बट थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिए क्लास में। बताओ, गोविंद, नागेश्वरी बताओ, बाकी स्टूडेंट्स भी। हाँ तो ठीक है, तो बताओ इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव में क्या पता है आपको? जैसे कि ऐसे समझाती हूँ मैं आपको, आप एक पेशेंट के पास गए, ठीक है, और आपने उसको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, या आपने उसका ब्लड विड्रॉ किया। ठीक है, अब आपको पता है कि ब्लड विड्रॉ करने के लिए, मतलब ब्लड निकालने के लिए, ब्लड सैंपल निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, स्किन पंचर करनी पड़ेगी, है ना। इन्वेजिव का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्रोसीजर जिसमें स्किन पंचर हो रही है, चाहे थोड़ी पंचर हो रही है चाहे ज्यादा पंचर हो रही है। जैसे तुम ब्लड निकाल रहे हो, उसमें थोड़ी स्किन पंचर हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर सपोज सर्जरी के टाइम पे पूरा इंसिजन कर दे रहे हैं, ठीक है, पूरा कट कर दे रहे हैं, तो वो भी इन्वेजिव ही है। इन्वेजिव की डिग्री हो सकती है, लेकिन इन्वेजिव का मतलब ही यही होता है, ऐसे प्रोसीजर जिसमें अपन स्किन को क्या कर रहे हैं, पंचर कर रहे हैं। ठीक है, पंचर कर रहे हैं मतलब अपन स्किन को प्रिक करके कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह अंदर डाल रहे हैं या ब्लड वगैरह निकाल रहे हैं, ठीक है, वो इन्वेजिव प्रोसीजर है। ऐसे प्रोसीजर जिसमें अपन स्किन पंचर नहीं करते, जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे अपन बीपी चेक कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं स्फिग्नोमैनोमीटर के थ्रू, तो उसमें अपन क्या करते हैं, जो आम होता है, ठीक है, यहाँ पे यूमरस वाला जो एरिया होता है वहां पे लगाते हैं, स्टेथोस्कोप प्लेस करते हैं और बीपी चेक कर लेते हैं। ना हमने इसमें कोई निडल यूज की, ठीक है, ना हमने इसमें स्किन को पंचर किया, सिर्फ हमने क्या किया, बीपी को मतलब बीपी मशीन लगाई और चेक कर दिया। तो ऐसे प्रोसीजर जिसमें स्किन पंचर नहीं होती, जैसे टेम्परेचर लेना, ठीक है, टीपीआर। टीपीआर क्या है, एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना। तो ऐसे सारे प्रोसीजर्स क्या होते हैं, नॉन इन्वेजिव होते हैं। क्या होते हैं, नॉन इन्वेजिव, जिसमें हम कोई स्किन पंचर नहीं करते। तो ऐसे प्रोसीजर में इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मतलब इसमें अगर आप एसेप्सिस मेंटेन कम भी करोगे तो भी पेशेंट को कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जितने भी इन्वेजिव प्रोसीजर है, चाहे छोटा सा पंचर हो चाहे बड़ा सा पंचर हो, इन सारे प्रोसीजर में आपको एसेप्सिस मेंटेन करना है। स्टर्लिटी, स्टर्लिटी मतलब आपको पूरी कोशिश करनी है कि इस प्रोसीजर के दौरान कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना करे या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसपास प्रेजेंट ना हो। स्टर्लिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी उसका जो बोलना चाहिए कोई भी टाइप का, चाहे वो पैथोजेनिक हो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्पेशली किस में बोल रहा है ये, इन्वेजिव, क्योंकि इन्हीं प्रोसीजर में इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है या जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब समझ में आया कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस सेप्सिस के? क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइप्स की, ठीक है। अब अपन मेन चीज पे आ गए हैं, ठीक है, कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। एसेप्सिस के दो टाइप होते हैं, एक होता है मेडिकल एसेप्सिस, एक होता है सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस का मतलब होता है क्लीन टेक्निक। मतलब इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन सिर्फ क्लीनिंग पे ध्यान देते हैं। मतलब हमारा कंसर्न ये होता है कि हाइजीन हो, साफ सफाई हो, क्लीनिंग पर ध्यान दिया जाता है। बहुत ज्यादा बोलना चाहिए कि डेप्थ क्लीनिंग नहीं होती, इन डेप्थ क्लीनिंग नहीं होती। मतलब जैसे अगर तुम पेशेंट का टीपीआर लेने जा रहे हो, ठीक है, और अगर तुमने मेडिकल एसेप्सिस फॉलो किया है तो सही है, ठीक है, क्योंकि इस प्रोसीजर में इन्फेक्शन के चांसेस कम है, ये क्लीन टेक्निक के थ्रू भी हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज तुम पेशेंट की को सर्जरी में लेके जा रहे हो, ठीक है, पेशेंट को ओटी लेके जा रहे हो या उसकी सर्जरी होने वाली है, तो तुम्हें सर्जिकल एसेप्सिस मेंटेन करना होगा। मतलब वहां पे सारी टेक्निक्स जो तुम फॉलो करोगे वो स्टेराइल होनी चाहिए। स्टेराइल का मतलब है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हाँ, जैसे अपन सर्जिकल इक्विपमेंट की क्लीनिंग वगैरह, ठीक है, वो सब सर्जिकल इक्विपमेंट की क्लिनिक वो आप सब वो इसमें करोगे, सर्जिकल एसेप्सिस में करोगे, ठीक है, क्योंकि टीपीआर करने के लिए आपको कोई सर्जिकल इक्विपमेंट तो चाहिए नहीं, ब्लेड वगैरह तो चाहिए नहीं। लेकिन जब आप सर्जरी के लिए जा रहे हो, जब आप पेशेंट को ओटी ले जा रहे हो या सर्जरी से भी ला रहे हो, तो आपको स्टेराइल मतलब आपको वहां पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होना चाहिए और उसका स्पोर भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंडे भी नहीं होने चाहिए, ऐसा वाला हाल होना चाहिए। इतनी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। स्टेराइल मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट स्पोर्स, उसके स्पोर्स भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये दो टाइप हैं जो अपने को क्या करने हैं, डील करने हैं, ठीक है। तो क्लीन टेक्निक, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना ऐसे क्लीन टेक्निक लिखा रहता है, ठीक है, तो आपको समझना है कि क्लीन टेक्निक अपन किसको बोल रहे हैं, मेडिकल एसेप्सिस को। और कई बार ऐसे स्टेराइल टेक्निक लिखा रहता है, तो आपको समझ जाना है कि स्टेराइल टेक्निक मतलब आपका सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक है। तो दो टाइप है इसके। अब सबसे पहले अपन मेडिकल एसेप्सिस को डील करते हैं कि मेडिकल एसेप्सिस क्या होता है, ठीक है। मेडिकल एसेप्सिस में भी आप इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। इसमें भी आप क्या करते हो, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ही वो सारी प्रैक्टिसेस, वो सारे काम करते हो ताकि क्या हो सके, रिड्यूस हो सके नंबर और प्रेवलेंट, ठीक है, मतलब प्रिवेंट कर सको स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसको क्लीन टेक्निक इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लीन टेक्निक। और इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेली बेसिस पे यूज होने वाली है। मतलब जैसे अगर एक पेशेंट ओपीडी में आ रहा है या पेशेंट जनरल वार्ड में आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो उसके साथ इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिसेस होगी, इन जगहों पे जनरल वार्ड वगैरह में जो इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिसेस होंगी वो कौन सी होंगी, वो मेडिकल एसेप्सिस वाली होगी, ठीक है। लेकिन अगर सपोज एक पेशेंट है जो बहुत क्रिटिकल है, वो आईसीयू में एडमिट है, वो ओटी में उसको उसकी सर्जरी चल रही है, या और भी जो क्रिटिकल वार्ड्स हैं, ठीक है, और भी जो क्रिटिकल वार्ड्स है, उन सब में जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस होंगी वो कौन सी होंगी, सर्जिकल वाली होंगी। वहां पे मतलब कौन सा एसेप्सिस मेंटेन किया जाएगा, सर्जिकल वाला। तो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि इसमें भी हम वही काम करते हैं, वही प्रैक्टिसेस, वही काम करते हैं जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, ठीक है। लेकिन ये यूज कहाँ पे होता है, मतलब इसको हम कब करते हैं, इसको जब हमें पेशेंट को डेली केयर देना होता है, जब हमको डेली केयर सिचुएशन है, या जब हमको पेशेंट को जनरल कंडीशंस में उसको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कंडीशन नहीं है, बहुत ज्यादा इन्फेक्टिशियस नहीं है, तो उन सब कंडीशंस पे अपन क्या करते हैं, ये वाला मेडिकल एसेप्सिस देखते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, आप लोग कभी ना कभी हॉस्पिटल गए होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, ठीक है, तो नर्स ने कोई ग्लव्स नहीं पहने होते, है ना, नर्स कोई ग्लव्स नहीं पहनती और सिंपली वो क्या करती है, काम करती रहती है ओपीडी में। ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। लेकिन जब भी अगर आपके कोई रिलेटिव या आप कभी आईसीयू चले जाओ,
या कभी ओटी चले जाओ, वहां पे नर्सेस प्रोसीजर के दौरान मैंडेटरी है कि उन्हें हर प्रोसीजर के दौरान क्या पहनने, ग्लव्स पहनने। तो ये जो प्रैक्टिस है, ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है, मैं ये नहीं कह रही हूँ जनरल वार्ड में ग्लव्स नहीं पहनते, पहनते, लेकिन लूज ग्लव्स पहनते हैं, यहाँ पे सर्जिकल ग्लव्स पहनते हैं। तो प्रैक्टिसेस यहाँ भी हो रही हैं, प्रैक्टिसेस यहाँ भी हो रही हैं, लेकिन यहाँ जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो कैसी हैं, डेली पेशेंट केयर सिचुएशंस वाली है। मतलब यहाँ पे कोई क्रिटिकल नहीं है, यहाँ पे कोई, बस सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि नंबर और जो स्प्रेड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्प्रेड है, जो उसकी फैलाव है, उसको रोक सके। समझ में आया मेडिकल एसेप्सिस? कोई डाउट है तो पूछो, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा तो आगे के पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। इसको क्लीन टेक्निक इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि अपन इसको डेली बेसिस में अप्लाई करते हैं, डेली पेशेंट केयर सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो। अब मेडिकल एसेप्सिस के भी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब बेसिकली जो एसेप्सिस के ऑब्जेक्टिव है वही है कि अगर आप प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस करोगे तो जो चेन होता है, आपको पता है ना, इन्फेक्शन का चेन होता है कि पहले वो सोर्स से निकलता है, फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है, फिर एक पोर्टल ऑफ एग्जिट से वो इन्वायरमेंट में आता है, उसको कैरियर मिलता है, फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट, ऐसे करके पूरी एक चेन है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर एसेप्सिस मेंटेन कर रहे हैं, तो हम इस चेन को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और अगर ये चेन ब्रेक हो गई तो अपने आप जो स्प्रेड है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप प्रॉपर क्लीन टेक्निक फॉलो कर रहे हो तो आप क्रॉस कंटेमिनेशन या क्रॉस इन्फेक्शन को रोक पाओगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक पेशेंट 1 है और एक पेशेंट 2 है। ठीक है, पेशेंट 1 जो है वो जनरल वार्ड में निमोनिया के कंप्लेन से एडमिट हुआ है, लेकिन वो स्टेबल है, वैसे बहुत सीरियस नहीं है। ठीक है, ये भी जनरल वार्ड में एब्डोमिनल पेन के नाम से क्या हुआ है, एडमिट हुआ है। ठीक है, अब एक ही नर्स है जो इन दोनों को केयर दे रही है। ठीक है, मतलब वो इस पेशेंट को भी देख रही है और इस पेशेंट को भी देख रही है। ठीक है, पहले वो इस पेशेंट के पास जाती है, ठीक है, और बिना लूज ग्लव्स पहने, देखो दो टाइप के ग्लव्स होते हैं, एक लूज ग्लव्स होते हैं, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि डिस्पोजेबल टाइप्स होते हैं। वैसे सर्जिकल ग्लव्स भी वन टाइम ही यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कई कई जगहों पे सर्जिकल ग्लव्स को मल्टीपल टाइम यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन लूज ग्लव्स, इसके पास गई, टेम्परेचर चेक किया, ठीक है, और बीपी वगैरह चेक किया और इसकी बेडशीट वगैरह को टच किया। ठीक है, अब क्योंकि इसने ग्लव्स नहीं पहने थे, ठीक है, इसने ग्लव्स नहीं पहने थे, मतलब इसने एसेप्सिस फॉलो नहीं किया, इसने मेडिकल एसेप्सिस फॉलो नहीं किया, इसने ग्लव्स नहीं पहने, भले ये लूज ग्लव्स पहनती, ठीक है, इसने ग्लव्स नहीं पहने और वही हाथों से, मतलब सेम हैंड्स, बिना हैंड वॉशिंग किए। अच्छा, दो चीजें की, इसने ग्लव्स भी नहीं पहने और दूसरे पेशेंट के जाने से पहले उसने हैंड वॉशिंग भी नहीं किया। अब यही फिर यहाँ से उसको टच वगैरह करके, पेशेंट को बेडशीट वगैरह उसकी टच करके वो कहाँ चली गई, इस पेशेंट के पास चली गई। ठीक है, अब उसने दोनों काम नहीं किए, एक तो उसने ग्लव्स नहीं पहना, ग्लव पहना होता तो ग्लव निकालती, दूसरा ग्लव करती तो भी एसेप्सिस फॉलो हो जाता, हैंड वॉशिंग कर लेती तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते। गई, उसने ना हैंड रब किया ना हैंड वॉशिंग, कुछ नहीं किया, और इस दूसरे पेशेंट के पास पहुंच गई। तो मुझे बताओ कि ये दूसरे पेशेंट को निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि बिना हैंड वॉशिंग किए, बिना ग्लव्स पहने वो सेकंड पेशेंट के पास भी चली गई, तो मुझे बताओ कि सेकंड पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, या इन्फेक्शन होगा ही नहीं? बताओ, सोचो, इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस इन्फेक्शन हो जाएगा। क्रॉस इन्फेक्शन मतलब एक पेशेंट का इन्फेक्शन नर्स के द्वारा दूसरे पेशेंट को मिल जाएगा, है ना। यही अगर सपोज नर्स ग्लव्स पहनती, ठीक है, इसके पास ग्लव्स जाती, पहनती, इसके लिए ग्लव्स उतारती और इसके लिए ग्लव्स पहनती, अलग से दो ग्लव्स यूज करती, तो चांसेस नहीं थे। एसेप्सिस क्योंकि फॉलो किया। ग्लव्स नहीं भी पहन रही है, अगर उसने ये पेशेंट को टच करने के बाद अच्छे से हैंड वॉशिंग कर ली और फिर ये पेशेंट को टच कर रही है तो और चांसेस कम हो गए। तो क्रॉस कंटामिनेशन का रिस्क तब कम हो जाता है जब अपन क्या फॉलो करते हैं, मेडिकल एसेप्सिस फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ऐसे ही हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस भी यही होते हैं कि भाई नर्स ने ही क्या किया,
प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया या प्रॉपर एसेप्सिस फॉलो नहीं किया, तो जब वो उसको हेल्थ केयर दे रही थी तभी उसको इन्फेक्शन हो गया। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इसने नर्स ने ये वाले पेशेंट का स्पूटम कप खाली किया, ठीक है, स्पूटम कप खाली किया और इस पेशेंट के पास चली गई उसको इंजेक्शन लगाने। इस समय भी उसने ना ग्लव्स पहना ना हैंड वॉशिंग की। तो वैसे तो ये उसका भला करने ही गई, हेल्थ केयर ही करने गई, उसको मेडिकेशन ही करने गई, तो लेकिन क्योंकि इसने ये सेप्सिस फॉलो नहीं किया तो हेल्थ केयर देते देते भी उसको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप एसेप्सिस फॉलो करते हो, हैंड वॉशिंग करते हो, ग्लव्स पहनते हो, तो ये जो हेल्थ केयर से एसोसिएटेड इन्फेक्शन है उनको भी कम किया जा सकता है। और इससे पेशेंट की डेफिनेटली, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होगा तो वो सेफ है ना। जितना आप पेशेंट को कम इन्फेक्शन दोगे उतना वो सेफ है, जितना आप उसको इन्फेक्शन दोगे, क्योंकि देखो नर्स ही है बेसिकली, ये दोनों पेशेंट एक दूसरे के पास तो जाके बैठेंगे नहीं, है ना, या बेसिकली इनके बीच में कोई पर्दा वर्दा लगा होगा या कुछ डिस्टेंस होगा, तो ये नर्स ही है जो इनके बीच में एक मीडिएटर है। मैं नर्स ही क्यों बोलूं, एक डॉक्टर, एक फिजिशियन या कोई भी, वो उनके बीच में मीडिएटर का काम करेगा। तो अगर वो लोग ये सबसे फॉलो कर रहे हैं तो हम पेशेंट की जो सेफ्टी है उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। और सबसे आखिरी तो ये इंपॉर्टेंट है कि निमोनिया इस नर्स को भी तो हो सकता है। हम ये क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ पेशेंट को होगा, नर्स को भी हो सकता है। तो लेकिन अगर ये सेप्सिस फॉलो करते हो तो आप हेल्थ वर्कर को भी क्या करते हो, प्रोटेक्ट करते हो। सब केयर इन्फेक्शन भी कम होंगे, पेशेंट की सेफ्टी बढ़ेगी, उसको इन्फेक्शन नहीं होगा तो सेफ्टी भी बढ़ेगी, और हेल्थ वर्कर भी प्रमोट रहे, मतलब प्रोटेक्टेड रहेंगे, उनको भी इन्फेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर हम मेडिकल एसेप्सिस फॉलो करते हैं तो अब मेडिकल एसेप्सिस फॉलो करने के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। कहने की बात यह है कि अगर आप जनरल वार्ड में या सिंपली आप किसी वार्ड में हैं, ठीक है, जहां पे बहुत क्रिटिकल पेशेंट नहीं है बट पेशेंट है, ठीक है, ऐसे समझो कि पेशेंट है, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है जो मेडिकल एसेप्सिस मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जिससे सबसे पहले हमेशा क्लीन से डर्टी एरियाज में जाना है, ठीक है। मतलब जब भी आप कोई काम कर रहे हो, जैसे अगर सपोज आपको लग रहा है कि पेशेंट 1 ज्यादा इन्फेक्टेड है, ठीक है, पेशेंट 1 ज्यादा इन्फेक्टेड है, पेशेंट 2 कम इन्फेक्टेड है, ठीक है, ऐसा मान के चलो, तो आप क्या करोगे, आप पहले क्लीन एरिया में जाओगे, ठीक है, पहले क्लीन एरिया में काम करोगे, फिर क्लीन एरिया से डर्टी एरिया में जाओगे। इससे होगा क्या, अगर आप क्लीन एरिया में हो, ठीक है, तो आप कोई इन्फेक्शन नहीं लेके जाओगे। लेकिन अगर आप डर्टी से क्लीन में जाते हो तो डर्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं, ठीक है, वो आप क्लीन में ले जाओगे, ठीक है, जहां पे ऑलरेडी नहीं है। तो मतलब आपको हमेशा कहाँ से कहाँ वर्क करना है, क्लीन से डर्टी एरियाज में वर्क करना है। मतलब बेसिकली आप जब क्लीनिंग भी करते हो, ठीक है, तो आपको पहले जो क्लीन एरिया है उसको प्रॉपरली, अगर वो क्लीन है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको एक बार और क्लीन करके फिर आपको डर्टी एरियाज में जाना है। ऐसा नहीं कि पहले एकदम गंदे जगह में जा रहे हैं, गंदे से इधर आ रहे हैं, नहीं, उससे आप और इन्फेक्शन फैलाएंगे, ठीक है। डू नॉट टच क्लीन एरियाज विथ कंटेमिनेटेड हैंड्स और ग्लव्स। वही बात है कि सपोज आपने पेशेंट की क्लीनिंग की है, ठीक है, आपने पेशेंट को बाथ दिया है, ठीक है, एक पेशेंट को बाथ दिया, इस पेशेंट को बाथ दिया, ठीक है। अब जब पेशेंट को बाथ दिया तो उसके डाइपर वगैरह भी चेंज किए, सब कुछ किया आपने, ठीक है। अब आपको उन्हीं हाथों से अब वो हैंड्स तो कंटामिनेटेड हो गए, और अगर आपने ग्लव्स पहने तो ग्लव्स भी कंटामिनेटेड हो गए। तो आपको कोई भी एरिया, चाहे आपका नर्सिंग स्टेशन ही क्यों ना हो, या आपका कोई डेस्क हो, आपकी कोई पेन हो, वो सब टच नहीं करना है। क्यों टच नहीं करना है, क्योंकि आपके हैंड्स और ग्लव्स क्या है, कंटामिनेटेड है। या तो पहले हाथ धो के आओ, ठीक है, या तो पहले ग्लव्स उतार के आओ, फिर जाके जो क्लीन एरियाज है, क्लीन एरियाज का मतलब जैसे आपकी पर्सनल चीजें हैं, फोन है, वो सब हम कितनी जल्दी, जैसे सपोज पेशेंट को केयर करके आते हैं, बिना हैंड वॉशिंग के अपन फोन उठा लेते हैं, है ना, वो गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना है। इससे इन्फेक्शन क्या होगा, आपको हो जाएगा, ठीक है, तो और दूसरे पेशेंट को भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अवॉइड शेकिंग लैनिन, शेकिंग मतलब झाड़ना, linens और मटेरियल टू प्रोवाइड द स्प्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द एयर। हमेशा याद रखना कि जब भी हम बेड मेकिंग करते हैं,
ठीक है, ये चीज आपको फर्स्ट ईयर में समझाई गई होगी कि जब भी हम बेड मेकिंग करते हैं तो कई बार हम लिनन को सिर्फ झाड़ के बिछा देते हैं, सेम लिनन बिछा देते हैं, है ना। समटाइम्स ऐसा होता है ना, लिनन्स नहीं होती हैं, या वैसे तो लिनन रोज चेंज करनी चाहिए, लेकिन आप हर हॉस्पिटल का अपना प्रोटोकॉल होता है, कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होती है। तो आपको अगर पेशेंट की लिनन को से डस्ट निकालनी भी है तो ऐसे झाड़ना नहीं है, उसको धीरे धीरे क्लीन करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे झाड़ोगे तो आसपास जितनी भी चीजें हैं, जैसे खिड़की है, टेबल है, उन सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड हो जाएंगे, इवन एयर में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल हो, जैसे जैसे टेबल रखा है तो टेबल को भी ऐसे डस्टिंग नहीं करनी है जैसे हम घर पे करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा, जो एयर है, आसपास की जो हवा है, उसमें भी पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड हो जाएगा। अगर आप हॉस्पिटल्स में ड्यूटी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्लीनिंग पोछ पोछ के ऐसे साफ कर करके करते हैं, ऐसे झाड़ते कुछ भी नहीं है, छंड फूक नहीं होती है वहां पे, मतलब ऐसे झाड़ना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो ध्यान रखना है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल मतलब जैसे पेशेंट का स्पूटम है, जैसे उसका जो कफ से जो थूक निकल रही है वो, ठीक है, पेशेंट का यूरिन, पेशेंट का स्टूल, ये सब का प्रॉपर डिस्पोजल करना है। प्रॉपर डिस्पोजल मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर पेशेंट ने यूरिन पास किया, आपने यूरिनल उसके बेड में रख दिया और 24 घंटे बाद आप उस यूरिनल को खाली कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट ने यूरिन पास की है तो वो जो यूरिनल है वो उसी समय क्या होना चाहिए, वॉश होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ठीक है। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, अच्छा सिर्फ पेशेंट का वेस्ट मटेरियल नहीं, अगर तुम्हारे प्रोसीजर के दौरान भी जैसे ब्लड वाले कॉटन्स हैं या डाइपर्स हैं पेशेंट के, तो उसको प्रॉपर डिस्पोजल करना है, क्योंकि इसी से इन्फेक्शन पनपता है ना, बोलते हैं ना गंदगी से इन्फेक्शन पनपता है, वो सेम हाल है, ऐसा हॉस्पिटल में भी होता है। तो आपको वेस्ट मटेरियल का प्रॉपर डिस्पोजल करना है। डिस्पोजल मतलब फेंकना है, अब भले आप उसको यूरिन को कमोड में खाली करो, डाइपर्स को आप डस्टबिन में डालो, वो सब आपके ऊपर है, लेकिन आपको क्या करना है, वेस्ट मटेरियल्स को प्रॉपर डिस्पोजल करना है। हमेशा इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, ठीक है, क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, क्योंकि जितनी इन्वायरमेंट में नमी होगी उतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपता है, ठीक है। तो क्लीन मतलब बेसिकली क्लीन का मतलब अच्छा साफ सुथरा रखना है, ड्राई रखना है, गीला गीला नहीं रखना है, और डस्ट फ्री रखना है, क्योंकि जितनी ज्यादा डस्ट होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतने ज्यादा गंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आएंगे, ठीक है। पर्सनल क्लीनिनेस और हाइजीन भी मेंटेन करना है, ठीक है। अब वो पर्सनल पेशेंट का भी हो सकता है और खुद का भी हो सकता है, मतलब सपोज आप खुद 3-3 दिन नहीं नहा रहे हो, है ना, और जाके पेशेंट को केयर दे रहे हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपसे भी पेशेंट के पास जा सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप पेशेंट को 3-3 4-4 दिन स्पंजिंग नहीं करा रहे हो, तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड हो सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और जितने भी इन्फेक्टिशियस केसेस हैं, जैसे कि सपोज कोई ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट आपके पास आया, आपको पता है कि ट्यूबरक्लोसिस फैलता है, ठीक है, और ये बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस का अगर आपने ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का अगर आपने जो कफ वो निकलता है उसको टच कर लिया, या उसके हैंकी टच कर लिए, या उसका कोई भी पर्सनल आइटम टच कर लिया, तो उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी फैलता है। तो अगर आपके पास कोई इन्फेक्टिशियस केस आया है जहां जैसे आपको लग रहा है कि इससे जो है वो इन्फेक्शन फैल सकता है, तो उसको आपको रिपोर्ट और आइसोलेट करना है, मतलब आपको उसको बाकी पेशेंट से अलग रखना है। ऐसा नहीं कि एक रूम में ट्यूबरक्लोसिस वाले भी रख रहे हैं और एब्डोमिनल पेन वाले को भी रख दे रहे हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस फैलेगा, ठीक है। तो अगर आप, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जितने भी इन्फेक्टिशियस केसेस हैं उनको हमें आइसोलेट का मतलब सेपरेट रूम में रखना है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ छुआछूत करनी है, उनको केयर नहीं देनी है, उनको सिर्फ सेपरेट रूम में रखना है, केयर उस रूम में भी देनी है, लेकिन बस सेपरेट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? प्रिंसिपल्स में कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो? प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है, ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है जिससे हमारा इन्फेक्शन जो स्प्रेड है या जो इन्फेक्शन है अपन उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। चलो, ये क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो अपन नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। चलो, नेक्स्ट अब कुछ टेक्निक्स होती है। अब अपन ने ये तो पढ़ लिया कि हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ठीक है।
लेकिन अगर हमें मेडिकल एसेप्सिस की कंडीशन बनानी है किसी वार्ड में या किसी भी जगह पे, तो हमें क्या क्या टेक्निक्स फॉलो करनी होगी, मतलब हमें ऐसा क्या क्या करना होगा जिससे एक इन्वायरमेंट में, ठीक है, क्या हो, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मतलब वहां पे इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंटली हैंड हाइजीन। यहाँ पे हैंड हाइजीन का मतलब ये है, दो चीजें, एक तो हैंड वॉशिंग है जिसमें अपन वाटर का यूज करते हैं, ठीक है, दूसरा है हैंड रब, ठीक है। हैंड रब में बेसिकली अपन क्या करते हैं, पानी का यूज नहीं करते, अल्कोहल, ये यूजुअली आपने देखा होगा कोविड टाइम पे बड़ा होता था, ठीक है, कोविड टाइम पे कोई भी सैनिटाइजर लेते थे और सैनिटाइजर से क्या करते थे, कम से कम 10 सेकेंड्स तक ऐसे जितने भी स्टेप्स हैं हैंड वॉशिंग के, वो सारे स्टेप्स फॉलो करके, जितने स्टेप्स है 6-7 स्टेप्स को फॉलो करके पूरा हैंड रब करते थे। हैंड रब का मतलब होता है इसमें अपन पानी यूज नहीं करते, अल्कोहल बेस्ड जो सॉल्यूशन होता है जिसको अपन सैनिटाइजर्स बोलते हैं, उनसे उनकी मदद से अपन क्या करते हैं, हैंड रब यूज करके अपन हैंड्स को क्लीन करते हैं। ये भी सही है, ठीक है, ये हैंड हाइजीन भी सही है, लेकिन ये मेडिकली अप्लाई होता है। अब तुम बोलो कि मैं सिर्फ हैंड रब लगा के सर्जरी करने चले जाऊं, नहीं। अगर आप छोटा मोटा प्रोसीजर टीपीआर वगैरह करने जा रहे हो, हैंड रब कर लो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैं सर्जरी करने जाऊंगी और मैं सिर्फ हैंड रब करूं, नहीं, तब आपको प्रॉपर हैंड वॉशिंग ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हैंड हाइजीन के अंदर आपको हैंड वॉशिंग भी एक ऑप्शन है और हैंड रब भी एक ऑप्शन है, ठीक है। हैंड हाइजीन के अंदर बेसिकली हम अपने हैंड्स क्लीन कर रहे हैं। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीपीई, ठीक है। तो जब भी हम मेडिकल एसेप्सिस की बात करेंगे तो हमें पीपीई का यूज करना है। अब ये पीपीई का मतलब क्या होता है, पर्सनल मतलब हम पहनेंगे, प्रोटेक्शन मतलब इससे दोनों का प्रोटेक्शन होगा, ठीक है, नर्स भी प्रोटेक्ट होगी, उसे भी इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, नर्स क्रॉस इन्फेक्शन भी नहीं करेगी, मतलब दूसरे पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करेगी। इक्विपमेंट का मतलब इसमें कुछ चीजें आती हैं, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी कि पीपीई के अंदर हम क्या क्या पहनते हैं, क्या क्या अप्लाई करते हैं, वो इक्विपमेंट्स को, ठीक है, अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिससे मेडिकल एसेप्सिस मेंटेन हो सके। दूसरा, एनवायरमेंटल सैनिटेशन मतलब आसपास की सफाई। दूसरा, आप लिनन और वेस्ट को कैसे हैंडल कर रहे हो, हैंडलिंग, प्रॉपर हैंडलिंग करना है। पेशेंट को आइसोलेट करना है, मतलब अगर पेशेंट इन्फेक्टिशियस है तो उसको आइसोलेट करना है, ये भी मेडिकल एसेप्सिस का है। दूसरा, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स अगर अपन फॉलो करते हैं, हाँ, मास्क, कैप, गाउन, ग्लव्स, ये सारा पीपीई के अंदर आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे टेक्निक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल एसेप्सिस, हाँ, मेडिकल एसेप्सिस मेंटेन कर सकते हैं। मतलब अगर हमें किसी वार्ड में मेडिकल एसेप्सिस मेंटेन करना है तो हमें ये सारे काम करने होंगे, हैंड हाइजीन करना होगा, पीपीई पहनना होगा, आसपास का इन्वायरमेंट, वातावरण जो है वो प्रॉपर सैनिटेड होना चाहिए, वहां पे जितनी भी लेनिन्स और वेस्ट है उसको प्रॉपर हैंडल करना है, पेशेंट को आइसोलेट करना है, और वहां पे डिसइंफेक्शन मतलब वहां पे जितने भी सरफेसेस हैं, डिसइंफेक्शन का मतलब होता है जब अपन सरफेसेस क्लीन करते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन कर रहे हैं। जैसे पेशेंट का साइड टेबल है, कार्डियक टेबल है, उन सबको क्लीन कर रहे हैं तो वो डिसइंफेक्शन है। स्टरलाइजेशन क्या होता है, जब हम कोई इक्विपमेंट, ठीक है, जब हम कोई इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, या कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, उन सबको जब अपन दोबारा यूज करने के लिए क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, क्लीन मतलब स्टरलाइज कर रहे हैं, चाहे हम बॉइलिंग कर रहे हो, चाहे हम ऑटोक्लेव कर रहे हो, तो उन सब कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं डेप्थ में बताऊंगी कि स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन क्या होता है। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये सारा जो टेक्निक्स है ये हम कल की क्लास में डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास में अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो खत्म नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली आज जो हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि एसेप्सिस क्या होता है, ठीक है, कितने इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइप्स क्या है, ठीक है, और मेडिकल एसेप्सिस को कल कंप्लीट करके मैं सर्जिकल एसेप्सिस स्टार्ट कर दूंगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? मैं बार बार बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। एनी डाउट? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा।